नाउ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को जब वन पेज बताया था तो वहां पे बताया था एक साइड में लिखा था मोशन अंडर द ग्रेविटी का केस, ठीक है ना। बेसिकली मोशन अंडर द ग्रेविटी इज ऑलवेज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज वंस यू थ्रो अ बॉल, वंस द बॉल इज इन एयर, जो उस पे जो ग्रेविटी एक्ट होती है आपको पता है वो कांस्टेंट होती है। सो एक्सेलरेशन, बिकॉज हम लोग हाइट, बिकॉज व्हेन एवर यू थ्रो अ बॉल हाइट इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक है ना। सपोज 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर, तो जी की वैल्यू उतने में चेंज नहीं होती, तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो अभी देखो, बिकॉज सबसे पहले हम लोग मोशन अंडर द ग्रेविटी के दो तरीके के केस पढ़ते हैं। एक तो ओनली 1D इस चैप्टर में, नेक्स्ट जो 2D में है वो प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, वो सब है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले 1D में साइन कन्वेंशन आपको पता होने चाहिए। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये साइन कन्वेंशन ही नहीं पता होता, इसीलिए मैं सबसे पहले साइन कन्वेंशन लिख देता हूँ कि क्या साइन कन्वेंशन देना है। आप इसका ऑपोजिट साइन कन्वेंशन भी ले सकते हो, लेकिन हम सब एक टाइप का साइन कन्वेंशन लेंगे कि ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। देखो, नॉर्मली हम ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं जिसमें ये अपवर्ड साइन प्लस होती है, डाउनवर्ड इज माइनस, दिस राइट साइड इज प्लस एंड लेफ्ट साइड इज माइनस। नॉर्मली दिस इज अ क्राइटेरिया टू ड्रॉ अ ग्राफ नॉर्मली. So this is basic sign convention. So in this and gravity act in the downward direction, g, which is a, and it is always constant. ठीक है. Now sign convention हम ऐसा लेंगे कि suppose ये जो upward direction है, देखो upward direction, इसको हम प्लस मानते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस, बिकॉज बॉल अभी हम 1D मोशन में ही देखेंगे, ठीक है। सो ओनली वन डायमेंशन मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल में ऐसा साइन कन्वेंशन लेंगे, ये प्लस ये माइनस, अपवर्ड प्लस एंड डाउनवर्ड माइनस इन प्रोजेक्टाइल मोशन, बट हियर बॉडी इज मूविंग ओनली ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, upward is plus and downward is minus. Now g is acting in downward direction. As g is acting in downward direction, so you have to take g always negative, because if you are taking this type of sign convention you have to take g always negative. अब कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है या कुछ बच्चों ने ऐसा सॉल्व किया होता है, whenever ball is moving up we have to take g negative and whenever ball is moving down we have to take g positive. अगर किसी के भी माइंड में ऐसा है तो वो रॉन्ग है, उस कॉन्सेप्ट को बाहर कर देना. It is always like if you take upward as plus, downward as minus, as we have seen in vector is upward is plus j cap and downward is minus j cap. तो यहाँ पे j cap लिखने की जरूरत नहीं है, upward plus है, downward minus है, that's it. Plus sign indicate upward and downward indicate minus, minus sign indicate downward. So if g is acting in downward direction, you have to take g always negative, irrespective ball is moving up or ball is moving down. आपको जी हमेशा नेगेटिव लेना है, बॉल ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, ठीक है। सो इसमें हम कुछ केस देखते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी में. फर्स्ट एग्जांपल हम ऐसा देखेंगे, सपोज इफ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, if you throw a ball upward with the velocity of u. तो सपोज सिचुएशन ऐसा है, ध्यान रखना, मैं सिचुएशन यहाँ पे बनाता हूँ. जो सिचुएशन है कि दिस इज ग्राउंड एंड बॉल इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ u फ्रॉम पॉइंट A. सो यू हैव प्रोवाइडेड बॉल अ वेलोसिटी ऑफ u. नाउ बॉल विल मूव अप टू सर्टेन हाइट, सपोज पॉइंट B, and at that time its velocity will become 0. तो ये ऊपर जाना बंद हो जाएगा बॉल, and then it again retraces path and moves toward this point A. अगर मैं upward और downward motion को बताऊं, so this is an upward motion from A to B, and then ball return back, and this is your downward motion from B to A. ये एक ही point है, but upward downward को अलग अलग बताया, means body is moving like this, A to B and B to A. It is not like that ऐसे path गया है, ठीक है ना. It is not a 2D path, it is only a 1D path. Body is moving from A to B and B to A. So इसके सारे आंसर आपको याद होने चाहिए. देखो, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग नोट डाउन करते हैं. सुनना, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं. सबसे पहला, यू हैव टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट. यू हैव टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है फॉर हाउ मच टाइम बॉल रिमेन इन एयर. फॉर हाउ मच टाइम बॉल रिमेन इन एयर. So for time of flight, we are considering a motion from A to A. Means initially ball was at point A, finally is also ball is at point A. ठीक है? And we use equation S equal to ut plus half at square.
because we know the displacement of ball. Initially ball is in this at this position, finally ball is also at this position, and this is whole motion under the gravity is the case of constant acceleration. If acceleration is constant, then you know that you can use all these three equations of motion. So s equal to ut plus half at square you can use. So a is initial and final is also initial. So displacement कितना हो गया बॉडी का? 0. Initial velocity is u is in upward direction, upward is plus, ठीक है, and t, g is always negative, so instead of a you substitute minus g, t square. If you solve this, your answer comes out to be 2u by g. तो ऐसे याद रखना है 2u by g. तो whenever you throw a ball, अब देखो ये फॉर्मूला वो मैंने जो वन पेज बनाया था उसमें यही फॉर्मूला लिखी थी, तो आपको ये क्रैम होनी चाहिए. Whenever you throw a ball in the upward direction, total time of flight is 2u by g. Suppose you throw a ball with a speed of 20 meter per second, so answer comes out to be 4 second. ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है ना, because 2 into 20 by 10, if you take g as 10, so 2 into 20 will become 40 by 10, 4 second. Clear? So ये फॉर्मूला बन गई. नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं, देखो सेकेंड, टाइम टू रीच maximum height. How much time ball will take to reach maximum height? Means I have to take a path from A to B. Means यहाँ पे मेरे को कौन सा ऑब्जर्वेशन लेना है? A से B तक लेना है. So my initial is A, final is B. So I will use equation V equal to U plus AT. Your final velocity at point B is 0. Your initial velocity is U. G is always negative. So upward time को TU लिख देता हूँ मैं. So this answer comes out to be U by G. So देखो इससे क्या पता चलता है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम फॉर अपवर्ड प्लस टाइम फॉर डाउनवर्ड होता है. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया? 2u by g. टाइम फॉर अपवर्ड क्या आया था? u by g. टाइम फॉर डाउनवर्ड क्या आ जाएगा? इट इज ऑल्सो u by g. सो दैट मीन्स टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगता है उतनी टाइम बॉल को नीचे आने में लगेगा. सो होपफुली ये आपको पूरा समझ में आया है, ठीक है ना. ध्यान रखना, सपोज इफ यू थ्रो अ बॉल विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन टू रीच अ मैक्सिमम हाइट इज 2 सेकेंड. 20 by 2, बराबर, सिंपल. तो 2 सेकंड ऊपर जाने को लगेगा, 2 सेकंड नीचे आने को लगेगा. टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 सेकंड. तो बड़े सिंपल से इक्वेशंस हैं ये, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. यू कैन पॉज अ वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है ना. इसे नोट डाउन कर लो. अब देखो मैं इसमें सेकंड पार्ट बताता हूँ. तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट आ गया. इसमें जो सेकंड आता है वो हम देखते हैं और क्या पूछेंगे इसमें ऐसे सिचुएशन में. Now second means if ball is thrown up, what is the maximum height attained by ball? Maximum height attained by ball. So you use equation v square minus u square equal to 2as, and you take a motion from A toward B. A to B tak lo. A is your initial, B is your final. Initially it is at point A, finally it is at point B. Final velocity is 0. Initial velocity is u square. You have to take g always negative, है ना. And displacement, initially ball is at this point and finally at this point, because you are observing path only from A to B. आप A to B को ही observation कर रहे हो, overall path को नहीं देख रहे. मैक्सिमम हाइट के लिए इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पे है. दैट्स इट फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है. सो इनिशियली यहाँ, फाइनली दिस पॉइंट. सो योर डिस्प्लेसमेंट इज प्लस, सो दिस कम्स आउट टू बी, सपोज h लिख देता हूँ मैं. मैक्सिमम हाइट इज h, ठीक है. सो h कैन बी रिटन एज u स्क्वायर बाय 2g. सो सपोज इफ यू थ्रो अ बॉल विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट इज 20 स्क्वायर इज 400 बाय 20. 400 बाय 20 कितना हो जाएगा? 20 मीटर. सिंपल आंसर आ जाएगा आपका. क्लियर? ये हो गया. थर्ड पॉइंट जो है, ये थोड़े तरीके आने चाहिए, इसलिए मैं ये फॉर्मूला का डेरिवेशन करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस हम करेंगे तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए और ये कैसे अप्लाई किया है वो आना चाहिए, ठीक है ना. थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. सो सपोज A to A पॉइंट हम लेते हैं. इनिशियली बॉल यहाँ है, फाइनली भी यहाँ है, एंड वी यूज इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस AT. So you have to find final velocity. Initial velocity is in the upward direction, which is U. G is negative. Total time from here to here, we have calculated it is 2U by G. So your final answer comes out to be V equal to
माइनस यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v? इट इज u। इसका मतलब आपने बॉल को यहाँ पे 20 की वेलोसिटी से थ्रो किया, तो जब वो वापस ए पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी -20 होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? -20। इस और दूसरी तरीके से मैं बताऊं, इफ यू हैव थ्रोन अ बॉल विद द स्पीड ऑफ 20, सो व्हेन इट रिटर्न बैक इट्स स्पीड इज 20। स्पीड में तो मैग्नीट्यूड ही होता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू थ्रो अ बॉल, सपोज यहाँ से बॉल को थ्रो किया, बॉल अपवर्ड गया, आपने 20 की स्पीड से थ्रो किया, तो आप जब उसे कैच पकड़ोगे तभी भी उसकी स्पीड कितनी होगी? 20 होगी, बट वेलोसिटी -20 होगी, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का उस समय। इससे एक और कॉन्सेप्ट आता है। सपोज ये एक रेफरेंस पॉइंट और बॉल को यहाँ से थ्रो किया है 20 की स्पीड से, तो जब बॉल यहाँ से जाएगा और इस पॉइंट पे वेलोसिटी 14 होगी या स्पीड 14 होगी, तो जब बॉल रिटर्न बैक करेगा तो उस पॉइंट पे स्पीड 14 ही होगी, बट वेलोसिटी -14 होगी, क्योंकि बॉल नीचे जा रहा है। सो ध्यान से समझना, जो पॉइंट पे बॉल की जो स्पीड होगी जाते समय, आते समय भी उस पॉइंट पे उतनी ही स्पीड होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। क्लियर? और उसका ये डेरिवेशन भी है। सो होपफुली आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे लिख लो वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे दूसरे सिचुएशन समझाता हूँ आपको। सेकेंड, तो ये सब आंसर याद होने चाहिए आप लोगों को, डायरेक्टली डिराइव करा है कि इस क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ आप। अब देखो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड है, इफ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट h। ठीक है, सो सपोज फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट h यू ड्रॉप अ बॉल। So ball is dropped from building of height h. Ball is dropped from building of height h. So situation is like this. यहां से बॉल को ड्रॉप किया है, u 0 है, ये हाइट h है। ठीक है, सो व्हेन इट रीच द ग्राउंड, ठीक है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है इसके आंसर देखते हैं। फर्स्ट, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव्ड होती है इसमें से। ठीक है, फॉर ऑलवेज व्हेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट ही है, फॉर हाउ मच टाइम बॉल रिमेन इन एयर। सो इनिशियली बॉल इज यहाँ पे फाइनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट -h हो गया। समझ में आई बात आपको? डाउन बॉल को ड्रॉप किया है तो वेलोसिटी 0, g की वैल्यू नेगेटिव, तो t क्या आ गया आपका? सॉल्व करोगे तो √2h/g। सो दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट t इज √2h/g। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। सेकंड देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सो फॉर्मूला क्या बनती है इसमें? v इक्वल टू u प्लस at हम कंसिडरेशन में लेंगे। सो वी कैन यूज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, g इज नेगेटिव, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको अभी निकाल लिया √2h/g व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट h। सो v comes out to be -√2gh, means when ball is just about to hit a ground, its velocity magnitude is √2gh, minus sign indicate that it is in the downward direction। so ये बहुत दोनों important formulas हैं, याद होने चाहिए, लिख लो। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो, इनके यही क्वेश्चंस आए तो फाइनली यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू थ्रो अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, what is total time of flight? 2u/g. Time to reach maximum height, u/g. Time of ascent equal to time of descent, which is equal to u/g. When you again catch a ball which you have thrown with velocity of v, so when it velocity u, and when you catch it, so its velocity is -u, or speed remains same। ठीक है ना? दूसरा, if you drop a ball from the building of height h, time taken by it to reach a ground is √2h/g, and velocity with which it hit the ground is -√2gh। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये याद होने चाहिए। ये फ्रेम है, इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आगे देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है,
So students, now we are continuing with the example of motion under the gravity. So hopefully आपको साइन कन्वेंशंस और ये सब बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गए. अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन प्रोजेक्ट करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं. इन क्वेश्चन में वो बेसिक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए जो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने यूज किए हैं. ठीक है, जैसे सपोज एक मैं लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने जो किया था, दैट इज इफ दिस इज अ बिल्डिंग और यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया था हम लोगों ने. ठीक है ना. अब सपोज अपन ऐसा इमेजिन करते हैं, दिस बिल्डिंग इज ऑफ हाइट 90 मीटर एंड सपोज इफ वी थ्रो अ बॉल विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली इसको रब कर देता हूँ. साइन कन्वेंशन ये तो आपने लिखा ही हुआ है. ठीक है, इसको रब करके थोड़ा यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ साइन कन्वेंशन, that we have taken upward as plus, downward as minus, and g is acting in downward direction. We know this. So suppose example is like ball is thrown in upward direction with velocity of 20 meter per second. Okay, from building of height 90 मीटर सपोज. अब इसमें हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फर्स्ट दे कैन आस्क अस व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट. सो दिस सिचुएशन इज सॉरी, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट. फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट means for how much time ball remain in air. So this situation is different from what we have done for formula, which is 2u by g formula. So you cannot apply directly 2u by g. Okay, ध्यान देना, क्योंकि आपने बॉल को यहाँ से थ्रो किया. सो दिस जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया है, दैट इज अ गिवन पार्ट. सॉल्यूशन कैसा होगा, देखो, बॉल विल गो इन एयर, एट सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0, देन इट विल रिटर्न बैक, एंड रिटर्न बैक होते होते यहाँ पे भी उसकी स्पीड 20 हो जाएगी वापस रिटर्न बैक पे, और फिर वो ग्राउंड पे जाके वो हिट करेगा, और हिट करेगा उस समय कोई इसकी वेलोसिटी होगी. सो दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन. सो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, हाउ वी हैव डिराइव्ड दैट प्रीवियस फॉर्मूलास, उस हिसाब से करना है. तो देखो, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इक्वेशन यू हैव यूज्ड फॉर दैट, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसीलिए वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए था. ठीक है ना. सिर्फ सिंपल क्वेश्चन होता है कि ग्राउंड से थ्रो किया है और उसी को कैच करना है, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u by g. लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ से थ्रो किया है और ऐसे आना है. ठीक है ना. टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है. इनिशियली बॉल यहाँ है, फाइनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -90. समझ में आया ना. इनिशियली इस पॉइंट पे भले बॉल ऊपर जा रहा है, बट फाइनली तो यहाँ है. डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो -90. u initial velocity is in the upward direction, so +20. you have to find out t. take g as माइनस साइन. g की वैल्यू हम फॉर सिंप्लिसिटी एग्जामिनेशन में कुछ नहीं देता, आप 10 ले सकते हो. सो -90 इक्वल टू 20t माइनस, इफ 10 है तो -5t स्क्वायर हो जाएगा. सो 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 90 इक्वल टू 0. इफ यू टेक आउट 5 कॉमन हियर, सो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 18 इक्वल टू 0. अब कंपैरेटिव एग्जाम में क्या है, ये क्वाड्रेटिक बना. क्वाड्रेटिक को फास्ट सॉल्व करना आपको आना चाहिए. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, है ना, फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए. फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं, देखो, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि ऐसा नहीं कैलकुलेटर देंगे आपको, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना हो. सो -b माइनस b, b इज -4, सो +4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a, c इज -18, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2 इंटू a. आ गया ये आंसर. देखो, ये जो अंडर रूट के अंदर है, इसका ये 4 से बड़ा है, तो 4 माइनस नहीं हो सकता. टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर में एक ही आएगा, विच इज 4 प्लस. समझ में आई ना बात आपको. सो 4 प्लस, देखो 18 4 से कितना होगा, 18 4 से 30, 72, 72 प्लस 16 इज 88, तो √88/2. तो √88/2 है. √88 की वैल्यू कहाँ आएगी, अप्रोक्सीमेटली किसके नियर बाय आएगी √88 की वैल्यू. √81 9 होता है, तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, और 100 क्या होता है, √100 10 होता है, तो 9 और 10 के बीच में होगा. सपोज 9.5 लेते हैं. 9.5 प्लस 4 कितना होगा, 13.5. 13.5 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, करीबन 6.5 6.6 के अराउंड आपका ये आंसर आएगा.
अब आप बोलोगे एग्जामिनेशन में एक ही ऐसा ऑप्शन होगा तो 6 और 7 के बीच में होगा, तो आपको ऐसा नहीं कि √88 सर आया नहीं हमको कैलकुलेट करना, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान रखना। √81 9 होता है, √100 10 होता है, 9 और 10 के बीच की वैल्यू होगी, 9.5 ले लो एज्यूम करके, 9.5 प्लस 4 इज 13.5/2, 6 और 7 के बीच का वैल्यू आएगा। क्लियर? सो ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नाउ इसको वीडियो इस सॉल्यूशन को लिखो, मैं आगे इसमें आपको वेलोसिटी कैसे निकालना है वो समझाता हूँ, ठीक है। और या क्वेश्चन और क्या पूछेंगे वो लिख लो इसे। मैं इसका आंसर लिख लूं कि कितना आंसर आया था, इधर जस्ट नोट डाउन कर लेता हूं कि कितना आंसर आया था। ये आंसर आया था आपका t इक्वल टू 4 प्लस √88/2, ठीक है ना। जस्ट नोट डाउन करने के लिए 4 प्लस √88/2 आया था, ठीक है। तो रब कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान देना, इसमें और क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सेम वे वैसे ही, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बॉल just before hitting ground. What is the velocity of ball just before hitting the ground? So velocity क्या होगा बॉल का before hitting the ground, वो चेक करते हैं। So अब आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला मत यूज करो b इक्वल टू यू प्लस ए टी। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट तो है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों यूज कर रहे हो बेमतलब से? रैशनल नंबर भी नहीं होगा, रैशनल नंबर होगा ये, ठीक है ना। सो बेसिकली आप इससे अच्छा, और मान लो क्वेश्चन में यही पूछा होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की क्या जरूरत है, तो ये ना यूज करो, आप इस इक्वेशन को यूज करो, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज 20 in upward direction, g is negative, we can take it as -10। displacement initially ball यहाँ है, finally downward direction में, so displacement is -90, so v² minus 400 equal to 1800, so v² is 2200, बराबर 2200 हुआ। so this is a v² हो गया, that means speed। सिंपल बात है, यहाँ की स्पीड बता रहे हैं, जस्ट स्पीड का स्क्वायर हो गया, वो समझ में ही ना। तो v क्या हो जाएगा बताओ, √22 into 100 लिख दूं मैं, एक ही बात है 2200 को, बराबर ना। दैट मीन्स 10√22 आ गया आंसर। तो या तो ऑप्शन में ऐसा होगा या तो डेसिमल में होगा। डेसिमल में होगा तो √22 इज, √16 इज 4, √25 इज 5, 4 और 5 के बीच में 45 बराबर ना, 45 46 या 44 आंसर होगा। 4.4 into 10 कितना होता है, बराबर है ना। ये 10 हो गया, 10√22, so 10√22 comes out to be around 45, this 4.5 4.6 into 10, approximately this answer is nearby 46 for example, ठीक है। तो यही आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ रहा है, चेक कर लेना है इसे, 10 into √22 से 10 into 4, ठीक है। अब कंपटीटिव एग्जाम में क्या होगा, या तो ये ऑप्शन होगा, या तो क्या करेंगे वो लोग 40 और 50 के बीच में एक ही वैल्यू रखेंगे, तो उसे आपको टिक कर देना है, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। तो ऐसे आपको स्पीड पता चल गई, ये फॉर्मूला मत यूज करना, ये वाली फॉर्मूला यूज करना, ठीक है ना। एक ऐसे फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान रखना ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्योंकि v² है तो v गिव्स यू अ स्पीड दे रहा है, क्योंकि v² क्या होता है, v.v इज v², इट गिव्स यू अ स्पीड। और अगर वेलोसिटी पूछे तो आपको पता है वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो माइनस भी लिख सकते हैं, बट इट डजंट, वो आपको स्कूल सॉरी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में मैग्नीट्यूड ही पूछेंगे, सो मैग्नीट्यूड आपको आइडिया आ जाएगा, लिख लो इसे। सो स्टूडेंट्स ये आपने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेटली जो वेलोसिटी है ये 46 47 के नियर बाय आई होगी, तो 46.9 ऐसे आता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन में बताता हूं आपको, सुनना ध्यान से, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, सिचुएशन किस तरीके से आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज करते हैं, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड था ना, यहां पे मैं लिख देता हूं इंस्टेड ऑफ अपवर्ड डाउनवर्ड।
तो ये सिचुएशन में जो नेक्स्ट सिचुएशन है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ अलग से बनाता हूँ, तो आपको आइडिया आएगा। देखो, तो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक समझ में आएगी। बॉल को यहाँ पे डाउनवर्ड थ्रो किया विद 20 स्पीड, सेम एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे वापस से आपको क्या पूछेंगे, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो आप यूज करो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, योर डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज -90, इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज माइनस, सो माइनस 20t, g इज नेगेटिव, -10 ले लो उसे, सो 2 के साथ कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा। आपका इक्वेशन क्या बना, देखो, सो t स्क्वायर कैन बी रिटन एज, क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब इसको जब क्वाड्रेटिक वाइज सॉल्व करोगे तो इसके टाइम में यहाँ माइनस साइन आएगा और कुछ नहीं आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो -4 प्लस √88/2 आने वाला है, ठीक है। सो ये कितना आया था, -4 प्लस √88, 6.6 आया था, ये 2.2 आएगा, -4 बराबर ना 6.6 आया था ना। तो अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन फास्ट करने की ट्रिक, ये जो वैल्यू है इसमें 4 प्लस था, उसमें -4 हो गया, उसमें 4 प्लस था और इसमें -4 हो गया, मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ना इसका प्लस और माइनस हो रहा है। तो अगर बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 आ रहा है, 6.6 आ रहा है, तो जब डाउनवर्ड थ्रो करोगे तो 6.6 में से 4 माइनस कर दो, आंसर। तो इतने बड़े, अगर मान लो यही क्वेश्चन पूछते हैं, बॉल इज थ्रोन इन द अपर डायरेक्शन विद सम स्पीड, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आंसर आया था। And if same ball is thrown in the downward direction with the same speed, what is the time of flight? बस -4 करना है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस यहाँ बीच में 4 था। तो ये फास्ट ट्रिक्स होती हैं सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि बड़े क्वेश्चन में आप अटक जाओ। सेम वे सेकेंड क्वेश्चन, इसमें अगर ऐसा पूछें, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल just before hitting the ground, just before hitting the ground, what is the velocity of ball just before hitting the ground? तो क्या करोगे, use v square minus u square equal to 2as, you have to find out final velocity, initial is in the downward direction which is -20, square करोगे तो प्लस ही हो जाएगा वो, ठीक है। a is -10, displacement is -90, ठीक है। तो आंसर क्या आया यहाँ पे, v square minus 400 equal to 1800, so आंसर वही आया 2200, so v is under root of 2200, so v is 46.9, सेम आंसर आया। क्यों सेम आंसर आया, आप सुनना ध्यान से, जब आपने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया था तो यहाँ पे 20 की स्पीड थी, तो जब वो रिटर्न बैक आया तो यहाँ पे स्पीड 20 ही थी, लेकिन डायरेक्शन क्या था वेलोसिटी का, डाउनवर्ड, तो सेम ही तो सिचुएशन हुई आपकी बात। सो अगर आप बॉल को यहाँ पे 20 की वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो जब रिटर्न बैक आएगा यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या होगी, -20, तो सिचुएशन सेम ही तो हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना होना चाहिए यहाँ पे जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, 46.9 मैग्नीट्यूड वाइज होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये आपको पता होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट है, इसका टाइम कम होगा, इसका टाइम ज्यादा होगा, लेकिन जब बॉल हिट करेगा ग्राउंड पे तो वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगी, सेम होगी, और ऑब्वियस बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो होपफुली आप ऐसे क्वेश्चंस को रिलेट कर पाओगे एग्जाम में, फास्ट करने की ट्रिक आ जाएगी आपको, कैसे इक्वेशंस यूज करनी है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट आपको मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के देखो होपफुली समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखो ये जैसे वो हॉट एयर बलून गैस होता है, पता है, जैसे वो हम लोग टूरिज्म कहीं पे जाते हैं टूर करने, तो आपको पता है इस टाइप के एग्जांपल्स होते होंगे, सॉरी इस टाइप के सिचुएशन, वो नहीं, हॉट एयर बलून में हम लोग ऊपर एयर में उड़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सो उस टाइप का हॉट एयर गैस बलून है, ठीक है। सो वही सिचुएशन है, अ बलून इज ascending upward with acceleration of 2 meter per second square starting from rest,
Okay, starting from rest, balloon is ascending up with the acceleration of 2 meter per second square. After 5 seconds, ball is dropped from balloon. Ball is dropped from balloon. ठीक है ना. अब आपको इस सिचुएशन में क्या क्या पूछ सकते हैं. देखो, सबसे पहले हम सिचुएशन बनाते हैं. देखो, this is a hot air gas balloon which initially start from rest. Okay, now it start moving up with an acceleration, it is given 2 meter per second square, but at 5 second, when time is 5 second, a ball is dropped from balloon. Okay, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया. अब सुनना, सिचुएशन में बिल्डिंग पे से बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0 लेते हैं. बट जब मूविंग बलून या कोई भी मूविंग बॉडी में से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी ट्रांसफर होती है. जैसे बेसिकली यू कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, because when you step out of a moving train, velocity is transferred to your body. Suppose if train is moving with a velocity of 60 km/h in a straight line on a straight path, so your body is also moving with the speed of or velocity of 60 km/h on that straight path with respect to ground. So as you step out of train, so that velocity is with you also, which is 60 km/h. So you will drag down a platform. ठीक है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा. So इसीलिए, so this is the basically Newton law. Body in motion remain in motion, body at rest remain at rest unless and until external force act on the body. So जैसे बॉडी बलून में से डिटैच होगी, सेपरेट होगी, इवन आप ड्रॉप करोगे तो उस इंस्टेंट पे बलून क्या कर रहा है, उसके पास एक वेलोसिटी है. जो वेलोसिटी बलून की है वही बॉल को भी ट्रांसफर होगी, वही वेलोसिटी बॉल को भी ट्रांसफर होगी. ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट बॉल विच इज ड्रॉप फ्रॉम बलून. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये वेलोसिटी ऑफ बलून निकालनी है. ठीक है, उस इंस्टेंट पे बलून की वेलोसिटी कितनी है, सुनना ध्यान से. तो वेलोसिटी ऑफ बलून एट 5 सेकेंड we can calculate with the help of v equal to u plus at. U is 0, initially balloon start from rest, acceleration of balloon is 2. In the upward direction, acceleration of balloon is in the upward direction, so upward direction we have taken plus. As balloon is a machine, so it's a case, uska acceleration diya hua hai, so its acceleration is 2 and after 5 seconds, so v comes out to be 10 meter per second. So at this time, at this instant, the velocity of balloon is 10. So as ball is dropped, तो उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 in the upward direction. So होता क्या है, आपको ऐसा लगेगा बॉल ड्रॉप किया तो बॉल नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा. सिचुएशन वाइज, सिचुएशन वाइज कैसा होगा, बॉल और बलून साथ में, जैसे बॉल को ड्रॉप किया तो अगर आप मोशन देखोगे बॉल का, तो बॉल का मोशन ऐसे होगा. समझ में आई बात आपको, और बलून भी ऐसे ही जा रहा होगा. लेकिन बॉल जैसे जैसे सपोज दोनों डिटैच हुए तो बलून ऐसे जाएगा ऊपर और बॉल थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा. समझ में आई, बिकॉज बॉल के पास कुछ वेलोसिटी है. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड देन इट विल गो बैक एंड इस टाइप से सिचुएशन होगा. क्लियर. सो उस इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी है, तो आपके पास वेलोसिटी आ गया. अब ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन हुआ कि इस हाइट से बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, बिल्डिंग के हाइट से सेम सिचुएशन हुआ, बट आपको ये हाइट निकालनी है. तो ये हाइट कैसे निकालोगे, सो बलून के लिए ही यूज s equal to ut plus half at square. What is initial velocity of balloon, 0. What is acceleration of balloon, 2 after 5 second. So 5 square हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट, मतलब डिस्प्लेसमेंट बलून का पोजीशन क्या है, 25. So at that instant the position of balloon is 25 meter from ground when ball is dropped. तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा है, सॉरी ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट. तो ये सेम ऐसा क्वेश्चन हो गया. अब बॉल इज thrown up with the speed of 10 from the building of height 25 meter. बस. तो अब आपके पास for ball, ठीक है ना, आपको उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. तो यूज s equal to ut plus half at square. तो s कितना है, इनिशियली बॉल यहाँ है, फाइनल, बिकॉज वंस बॉल डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम बलून इट इज नाउ मोशन अंडर द ग्रेविटी केस, वो ग्रेविटी का केस हो जाएगा. तो अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन लिख रहे हैं. इनिशियली बॉल इस डायरेक्शन यहाँ पे है, फाइनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो डिस्प्लेसमेंट -25, u इज
velocity at that time is in the upward direction of ball, plus 10. You have to find out time. Take g negative, minus 10 लिख दो, 10 divided by 2 5, so minus 5t square. So equation reduces to 5t square minus 10t minus 25 equal to 0. So t square minus 2t minus 5 equal to 0. So t can be written as minus of minus 2 means 2, plus or minus under root of b square minus 4 a into c is minus 5. So this will become plus by 2. Minus हो नहीं सकता, time cannot be negative, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 2 plus this comes out to be 20 plus 4 root 24 by 2. So this is time of flight. 224 is nearby 5, 5 plus 2 7, 7 by 2 3.5. अगर डेसिमल में दिया है तो 3.5 3.4 के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा ये. क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको. सिमिलरली अगर इसमें आपको ऐसा पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कैसे निकालोगे? ठीक है, सो फॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल सेम वो बिल्डिंग वाला ही क्वेश्चन हो गया, तो आपको आ जाएगा यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. You have to find out final velocity. Initial velocity is 10 in the upward direction, g is negative, and displacement is in the downward direction, which is minus 25. So this way you can find out the velocity of ball just before hitting the ground. और अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखो यहां से यहां तक तो 25 गया है, लेकिन यहां से यहां तक जैसे बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल के पास कितनी स्पीड थी 10, तो यहां से यहां तक कितना हाइट गया होगा u स्क्वायर बाय 2g, है क्या नहीं? यू नो यहाँ पे अगर 10 दे दिया तो ये यहाँ से यहाँ कितना ऊपर जाएगा, तो u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर इज 10, 10 स्क्वायर इज u इज 10, 10 स्क्वायर इज 100, 100 बाय 25, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 5 मीटर, 5 प्लस 25. सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉल कितने हाइट तक गया था, मैक्सिमम हाइट 25 मीटर, सॉरी 30 मीटर. दिस इज 25 प्लस 5. समझ में आई बात आपको? देखो जैसे बॉल को डिटैच किया यहाँ से, तो बॉल की जो स्पीड थी उसके कारण वो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा u स्क्वायर बाय 2g मींस 10 स्क्वायर बाय 2g, तो आंसर 5 आया. तो यहाँ से 5 गया और ग्राउंड से 25 था ही ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट बॉल ने कितना अटेम्प्ट किया 30 मीटर. समझ में आई बात आपको? सो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अब इस क्वेश्चन में एक केस में बताता हूँ, समझ में आया ना? ये सेम बिल्डिंग वाला ही केस हो गया. अगर मान लो बलून में आप हो और बलून से बॉल को ड्रॉप किया आपने, तो जब बलून से बॉल को ड्रॉप किया तो उस समय बलून की वेलोसिटी कितनी थी 10, तो बॉल को भी वो ट्रांसफर हो गई. तो जैसे बॉल को ड्रॉप किया आपने तो बॉल को 10 की वेलोसिटी मिली और बॉल थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया. अब एग्जाम में ऐसा पूछे कि फ्रॉम बलून बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड ऑफ 5 या वेलोसिटी ऑफ 5 की वेलोसिटी से ऊपर अपवर्ड थ्रो किया, तो वेलोसिटी ऑफ बलून कितनी है 10 और आपने ऊपर थ्रो किया 5, 10 और 5 वेलोसिटी वेक्टर वाइज ऐड हो जाएगी, तो 15 हो गया. बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है 15. भले 5 से थ्रो किया बट 10 तो बलून की वेलोसिटी उसमें आई गई होगी, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा. तो इस सिचुएशन में आपको समझ में आ गया, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा. क्लियर? तो नीचे केस लिख देना आप अपने बुक में. सपोज इफ इन दिस अबाव एग्जाम्पल, लिख लो, इन अबाव एग्जाम्पल इफ बॉल इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी ऑफ 5, सो इंस्टेड ऑफ दिस 10 वी हैव टू राइट डाउन 15. ठीक है, लिख लो. If ball is thrown with the velocity of 5 in the upward direction, then instead of 10 we have to write down 15 here. Okay, now next case लिखो. अगर बॉल को नीचे थ्रो करते 5 की वेलोसिटी से, तो वेक्टर वाइज वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाता है. बलून से जो बॉल को वेलोसिटी मिली वो 10 अपवर्ड में मिली और आपने नीचे 5 थ्रो की, तो सब्ट्रैक्शन होगा 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, या सपोज 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, तो भी 5 कौन से डायरेक्शन में आया अपवर्ड डायरेक्शन में. समझ में आया? भले आपने डाउनवर्ड थ्रो किया लेकिन 5 कौन से डायरेक्शन में आया अपवर्ड डायरेक्शन में. या तो सपोज मैं ऐसा एग्जांपल बताऊं, यू हैव थ्रोन बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 7 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो देखो मैं बताता हूं, आपने नीचे 7 की वेलोसिटी दी लेकिन बॉल के पास ऊपर 10 की वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई 3. नेट वेलोसिटी 3 कौन से डायरेक्शन में होगी बोलो, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख दो साइड में, लिख दो ये वाला केस भी. इफ बॉल इज थ्रोन डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ 7, इफ बॉल इज थ्रोन डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ 7, देन
इंस्टेड ऑफ दिस 10 रिप्लेस 3, रिप्लेस इट बाय 3, तो यहाँ पे 10 की जगह क्या आ जाएगा 3. नेट वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग कम्स आउट टू बी 3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो होपफुली ये सब देखो इतने टाइप के क्वेश्चंस अगर अपन कर लेंगे तो बहुत कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है ना स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है ना, लेकिन बलून की वेलोसिटी ट्रांसफर हो गई है, सिंपल. लेकिन अगर आप बॉल को नीचे थ्रो करोगे तो बलून की वेलोसिटी कितनी थी 10, आपने 7 से थ्रो किया तो नेट क्या हो गई 3, सिंपल. और अगर आप 10 से नीचे थ्रो करते, नीचे 10 से थ्रो करते, ऊपर भी 10 है, तो नेट क्या होता है 0, तो एग्जैक्ट ड्रॉपिंग का केस हो जाता है. समझ में आई बात आपको? लिख लो इसे. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ ग्राफ. ठीक है, सो ग्राफ के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, देखो सबसे पहले ग्राफ किस तरीके से बनेंगे, हमने जो जो केस देखे उसके हम ग्राफ बनाने का भी ट्राई करेंगे. सो व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, आप इसको लिख लो, पहले लिख लेना. देखो जो ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपको ये पता होना चाहिए, जो क्वाड्रेटिक, खासकर देखो हमको जो ग्राफ बनाने को आएंगे, इट इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला. ठीक है, सेकंड इज लीनियर विच इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड कांस्टेंट का हॉरिजॉन्टल लाइन आता है. ठीक है, सो सबसे पहले जो रिलेशंस होते हैं, what are the relations? That relation may be x versus t, x और y, x axis motion है तो x, y axis motion है तो y, simple. x versus t और y versus t means position time relation, okay? Then velocity time relation, and third is acceleration time relation. We know this relation. Then we know that what is slope? Slope is dy by dx. ठीक है ना. अगर मैं इसको एक थोड़े प्रॉपर वे में आपको समझाऊं या एक स्टैंडर्ड वे में समझाऊं तो मैं इस इक्वेशन में थोड़ी सी चेंज कर देता हूं तो आपको आइडिया रहेगा. सबसे पहले y और x एक्सिस होता है तो y x रिलेशन लिखता हूं मैं, तो आपको इजीली और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. एक होता है स्लोप, बेसिकली स्लोप डिफरेंशिएशन का एक पार्ट होगा, dy बाय dx हम उसे बोल सकते हैं. और एक होता है एरिया. ठीक है ना, इंटीग्रेशन हम एरिया से फाइंड आउट करते हैं. तो ये दिस आर द बेसिक्स एंड यू माइट बी नोइंग इट. सो व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज dy by dx. So you know that whenever you differentiate it, जैसे suppose y is x raised to n, so dy by dx आप करते हो तो ये nx raised to n minus 1 होता है. ठीक है, so basically डिग्री डिक्रीजेस, इसका जो एक डिग्री ऑर्डर होता है वो डिक्रीज हो जाता है. जैसे ये डिग्री 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 है तो ये डिग्री 2 हो जाएगा, ये आपको नोन है. सिमिलरली जब इंटीग्रेशन करते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, सो y क्या है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx, सो आंसर कम्स आउट टू बी x raised to n plus 1 upon n plus 1. इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिग्री इंक्रीज हो जाता है बाय 1. ठीक है, सो ये एरिया क्या लिखेंगे अपन, एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx. क्लियर, मीन्स इसी को यहाँ पे अगर हम जनरली लिखें, सो y is equal to x raised to n, so y equal to fx. जनरली फॉर्म में y is always in term of x. तो ये बेसिक्स हैं आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के. और y is fx, तो यहाँ पे x raised to n को मैं y dx भी बोल सकता हूँ, लेकिन y x के टर्म में होना चाहिए, y x के टर्म में होना चाहिए. तो ये जनरल है. नाउ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें, ये जनरल मैथमेटिक में जो बेसिक मैथमेटिक होती है वो. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सब तो अब आपको आता ही है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किस तरीके से अपन करते हैं. ना ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को अगर बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो गया तो यूट्यूब पे मेरे फ्री वीडियोस हैं, उसमें आप जाके बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, बिकॉज एट द फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट बनाया हुआ है मैंने वो. बट एट दिस लेवल you might be knowing all this. ठीक है, because what is basic differentiation and basic integration rule. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ देखो अगर आपको xt रिलेशन दिया है, x मतलब पोजीशन, x अगर x एक्सिस मोशन है तो xt रिलेशन, y एक्सिस मोशन है तो yt रिलेशन डिपेंड. सो व्हाट इज dx by dt? dx by dt is nothing but v. We know that change in position by time is basically velocity. And what is integration of x? देखो x dt, x इंटू डी टी कुछ भी नहीं होता, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, तो इसके इंटीग्रेशन से कुछ भी नहीं मिलने वाला. तो मैं यहाँ पे क्रॉस साइन कर देता हूँ. ठीक है, अब अगर आप vt रिलेशन दिया है तो व्हाट इज dv by dt? इट गिव्स यू एन एक्सेलरेशन.
और अगर इंटीग्रेशन ऑफ v dt करते हो तो इट विल गिव यू अ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, बराबर। सिमिलरली at रिलेशन करते हो तो dA by dt कुछ भी नहीं होता, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ a dt क्या होता है, v होता है। तो ग्राफ के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ध्यान रखना, आपको रिलेशंस कैसे दें। अगर आपको xt रिलेशन दिया है और vt का ग्राफ बनाना है तो डिग्री एक कम हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंशिएट ऐसे जाते हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और अगर उल्टा गए ऐसे गए तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। समझ में आई आपको? at रिलेशन है, इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी आएगा, vt रिलेशन है, इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसे जाओगे तो डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ कैसा आपको दिया है उस पे से सिचुएशन कैसे बनेगा। तो अगर xt रिलेशन क्वाड्रेटिक है, सुनना अब ये फास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वाड्रेटिक है तो ये लीनियर होगा, ये कांस्टेंट होगा। ये क्यूबिक है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, ये लीनियर होगा, ठीक है। ये बाय क्वाड्रेटिक है तो ये क्यूबिक होगा और ये क्वाड्रेटिक होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्राफ बनाने के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होते हैं, हमको ग्राफ गिवन होते हैं, ग्राफ पे से ग्राफ बनाने होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में क्या होते हैं, हम लोगों को सिचुएशन दी होती है और उस पे से ग्राफ बनाने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ध्यान देना किस तरीके से ग्राफ कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक बार लिख लो, फिर मैं क्वेश्चंस बताता हूं इसके आपको। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं, जो हमने पढ़ा भी, जिसके क्वेश्चन भी किए। ऐसे बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ग्राफ चेक करते हैं, फास्ट ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो, इफ यू थ्रो अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। सो उसका जो डिस्पोजिशन टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ध्यान देना। बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ग्राफ बनाना आना चाहिए। The ball will move like this in the upward direction and then it return back like this. So initial position और final position क्या है इसका, सेम है ग्राफ का। तो what is basically your YT graph look like? Y एक्सिस पे है तो मैं YT लिख देता हूँ। YT ग्राफ कैसा दिखेगा आपका, ठीक है ना। सो अब सुनना ध्यान से, इट इज अगेन अ केस ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर। वेलोसिटी का ग्राफ लीनियर होगा तो पोजीशन टाइम का ग्राफ क्वाड्रेटिक होगा, तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक होना चाहिए तो इनिशियल पोजीशन 0 है, इनिशियल पोजीशन 0 है, तो ग्राफ कैसा होगा इसका, सुनना ध्यान से। या तो फाइनल पोजीशन भी 0 है, इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन 0, या तो ऐसा ग्राफ होगा या तो ऐसा ग्राफ होगा। दोनों में से कोई भी ग्राफ कंपैरेटिव एग्जाम में हो सकता है, ठीक है ना। या तो ऐसा होगा या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। दोनों आंसर राइट है। अब आप बोलो सर ये कैसे हो सकता है, देखो पहले अपन ब्लू लाइन को देखते हैं। अगर मान लो सिचुएशन डिपेंड ना, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, ध्यान रखना, ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा। मैं या तो दोनों केस बना देता हूँ कंपैरेटिव एग्जाम में, या तो ऐसा होगा ग्राफ या तो हमने सिचुएशन क्या देखी है। ध्यान देना, बहुत सिंपल से, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो सिचुएशन क्या है अपने पास, दिस इज अ बॉल व्हिच इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ u एंड इट विल रिटर्न बैक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉल का क्या है, 0। ये फर्स्ट सिचुएशन बनाया, सेकंड सिचुएशन बनाया। सेकंड भी YT रिलेशन है, ठीक है, लेकिन मैंने सेकंड में आपको ऐसा बोला क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए, बिकॉज ए कांस्टेंट है तो v लीनियर होगा, तो एक्स पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दोनों में से एक आंसर होगा आपका। दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको बताना पड़ेगा उनको साइन कन्वेंशन क्या है। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन कन्वेंशन। देखो हमने अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस लिया, सुनना ध्यान से। और इस वाले केस में क्या किया है, अपवर्ड को माइनस लिया है और डाउनवर्ड को प्लस लिया है। पर ले सकते हैं साइन कन्वेंशन वाइज, इसीलिए अलग अलग आंसर आए। तो कंपैरेटिव एग्जाम में अगर ऐसा पूछे, इफ बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हाट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, और दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको उनको बताना पड़ेगा, उन लोगों को आपको क्वेश्चन में देना पड़ेगा कि अपवर्ड इज प्लस एंड डाउनवर्ड इज माइनस। इफ दिस इज द केस, दिस इज आंसर, एंड इफ अपवर्ड इज माइनस, डाउनवर्ड इज प्लस, देन दिस इज द आंसर।
समझ में आई बात आपको? कुछ ना दे तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब देखो इस पे से वीटी ग्राफ कैसे बनाते हैं, हाउ टू ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम दिस, हाउ टू ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्वाड्रेटिक है तो ये लीनियर होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। सुनना ध्यान से। नाउ ये ग्राफ है, टेंजेंट, इसका अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो दिस टेंजेंट, दिस एंगल इज एक्यूट, सो टेंजेंट ऑफ दिस, ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है, या वो टेन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा एक्यूट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आई, एक्यूट है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, और सिंपल वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। फिर बॉल जैसे जैसे ऊपर गया तो वेलोसिटी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, एंड फाइनली वेलोसिटी विल बिकम जीरो। वेलोसिटी रिड्यूस होती गई, रिड्यूस होती गई, रिड्यूस होती गई, एंड इट विल बिकम जीरो। देन बॉल ने टर्न लिया, टर्न लिया तो वेलोसिटी वापस बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये रहा वेलोसिटी ग्राफ। सिंपल, ये वीटी ग्राफ बन गया आपका। वेलोसिटी सबसे पहले जैसे सपोज 20 की वेलोसिटी से थ्रो किया तो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 ऐसे करते करते जीरो, वेलोसिटी विल बिकम जीरो। फिर बॉल टर्न लेगा तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, वेलोसिटी ध्यान रखना वेक्टर वाइज, वेलोसिटी अगर मैं -2 j कैप लिखूं और एक वेलोसिटी में लिखूं -5 j कैप, तो वेलोसिटी कौन सी बढ़ी हुई, -5 j कैप। ये मैथ्स नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज चेक करेंगे तो 5 बड़ा है 2 से, माइनस साइन ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन। सो ध्यान रखना, ये फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसी पे से अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, ध्यान रखना वीटी पे से एटी ग्राफ बनाते हो, एटी ग्राफ, इसका स्लोप क्या आएगा, ये एक्यूट एंगल आया, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल आया, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये आंसर आपका नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन -10 है। सिंपल, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में समझ में आई होगी बात आपको। तो देखो ये पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट, सो ए इज कांस्टेंट। तो देखो अगर ये एक्सिस के नीचे है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन है और ये ऐसा वाला आंसर है। सेम वे अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाने जाऊं तो देखो वीटी ग्राफ, सुनना ध्यान से, इसमें अपवर्ड प्लस है, डाउनवर्ड माइनस है। अब अपवर्ड माइनस है, डाउनवर्ड प्लस है, बॉल को ऊपर थ्रो किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इनिशियल वेलोसिटी सपोज 20 की स्पीड से थ्रो किया है तो वेलोसिटी क्या होगा, -20, -18, -17, -16 करते करते जीरो, -20, -18, -16 एंड सो ऑन, इट विल बिकम जीरो। फिर बॉल टर्न लेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस है, सो इट विल बिकम अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। सो दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आई बात आपको, ये आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गई। अगेन अ स्ट्रेट लाइन, सो यहाँ पे ये थीटा पॉजिटिव है तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा बताओ, एटी ग्राफ कैसा होगा इसका, इट्स अ पॉजिटिव स्लोप मींस दिस इज अ +10, एस ये प्लस आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है तो यहाँ प्लस लेना है। तो सिंपल, आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो देखो ख्याल रखना, इफ बॉल इज थ्रोन अप व्हाट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, इट माइट बी अ पैराबोला, दोनों नहीं देंगे, कोई भी एक ऑप्शन में होगा। सिंपल, सो होपफुली आपको ये ग्राफ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीटी रिलेशन कभी भी देते हैं, वीटी रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया जो होता है इट विल गिव्स यू बेसिकली this area is this into this, it will give you acceleration, sorry slope will give you an acceleration and area will give you displacement। समझ में आई बात आपको। सो ध्यान रखना वीटी ग्राफ में कभी भी अगर आप एरिया, मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया था, अगर आप स्लोप निकालते हो वीटी ग्राफ का तो एक्सेलरेशन आएगा, और अगर आप एरिया निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, और ग्राफ पे से ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा एक एग्जांपल के साथ। इसको लिख लो आप। अब देखो, अब हम एग्जांपल बनाते हैं। ये सपोज ऐसा ग्राफ दिया है आपको, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई एग्जांपल दिया है आपको, ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि एरिया किससे निकलता है और स्लोप से क्या निकलता है। ठीक है ना, अभी जैसे देखो
सपोज इस टाइप से आपको ग्राफ दिया है, आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस दे दिया है वीटी ग्राफ, और फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन, कर्व और स्ट्रेट लाइन बता दिया है, ठीक है ना, ये ए टू बी टू सी। अब इसपे से आपको ऐसा बोला है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताओ कंपैरेटिव एग्जाम में, तो कैसे बताओगे? देखो ध्यान देना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है, ठीक है ना, ये पहले नोट कर लो क्योंकि मैं इसमें चेंज करूंगा तो वो आपको दिखेगा नहीं, फिर वो देखो ध्यान देना, ठीक है ना, नोट कर लिया आपने वीडियो पॉज करके। अब देखो ध्यान रखना, इसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है, ये पैराबो कर्व्ड है मतलब 2 डिग्री है, तो इसका ए बी 2 डिग्री है तो ए बी क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, और ये बी सी लीनियर है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिग्री 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो यहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, ये टेंजेंट क्या बना? एक्यूट एंगल बना, और फिर ये टेंजेंट इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, तो एंगल बढ़ रहा है मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप वीटी का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो ये लीनियर ग्राफ बना, समझ में आया? फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट, इतने का स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप कांस्टेंट, इसका डिग्री क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है इतना, स्ट्रेट लाइन का डिग्री क्या होता है? 1, तो उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा? 0, तो ये ए टू बी टू सी, ऐसे ग्राफ बन गया, सिंपल। समझ में आई बात आपको? तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ग्राफ टू ग्राफ किस तरीके से बनाना है, ये कॉन्सेप्ट होते हैं उसके, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। लिख लो इस एग्जांपल को भी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो सिचुएशन अपन देखते हैं क्या गिवन है, ये अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करने जाओगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, इससे इजी रहता है। सपोज फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट, फॉर एग्जांपल एक रिस्पेक्टिव हाइट ले लेते हैं बिल्डिंग की, विच इज सपोज 1000 मीटर, बिल्डिंग इज ऑफ हाइट मतलब 1 किलोमीटर, मतलब बुर्ज खलीफा जैसा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, एंड फ्रॉम द बिल्डिंग बेस एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, ए बॉल को विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। When and where this ball will meet? When means कब, where मतलब कहाँ, कब मतलब कौन से टाइम पे, और कहाँ पे मिलेंगे। देखो अब सिचुएशन कैसा है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले इट्स अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन तो आपका 10 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए with respect to b, so acceleration of a minus acceleration of b. What is acceleration of a? Acceleration of a, suppose a is acting in the g is acting in the downward direction, so acceleration of a can be written as minus 10 j cap, and this is also minus 10 j cap, so answer क्या आ गया? 0। so relative acceleration क्या हो जाएगा? relative acceleration जो हो जाएगा वो 0 हो गया। समझ में आई बात? तो ऐसे आप relative acceleration भी निकाल सकते हैं सेम वे, VAB can be written AAB can be written as AA minus AB। अब कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखना कब और कहां मिलेंगे। आप V रिलेटिव निकाल दो, सपोज VAB निकाल दो, सो दैट इज VA माइनस BB। VA अपवर्ड को प्लस ले लिया, ये तो 0 ही है, तो 90 आ गया, तो V रिलेटिव कितना आ गया आपके पास? 90। कब मिलेंगे? T इक्वल टू D अपॉन V रिलेटिव। D कितना है आपका? 1000। V रिलेटिव कितना है? 90। 100 by 9 means time is approximately 11.1 second। आ गया आंसर, आफ्टर 11.1 second they will meet। where they will meet? तो सपोज ये टाइम पे मिलेंगे, तो कोई भी बॉडी की पोजीशन निकाल दो उस टाइम पे। सपोज आप कोई भी बॉडी की रिस्पेक्टिव टाइम पे पोजीशन निकालनी है आपको, सपोज इस बॉडी की पोजीशन होगी यहाँ है, और फाइनली यहाँ कहीं पे भी मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे सपोज। सो वो आप कैसे निकालोगे? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकालोगे।
तो अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हो, फर्स्ट सुनना ध्यान से, फर्स्ट वाले के लिए यूज करते हो तो u आपको 90 लिखना पड़ेगा, तो बड़ी इक्वेशन बनी। तो सबसे बेस्ट है यूज दिस इक्वेशन फॉर बॉल B, नॉट फॉर बॉल A। तो इनिशियली बॉल यहाँ पर है, फाइनली कहीं नीचे आएगा, तो पोजीशन ऊपर से पता चल गया -h, यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा, या -y, जो भी आप लिखो, यहाँ से यहाँ आएगा, क्लियर, इज इक्वल टू u0, g नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5, t स्क्वायर कितना है 11.1 द होल स्क्वायर। समझ में आई बात आपको? सो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, सो y कितना आएगा 5 into 11.1 द होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अप्रोक्सीमेट आपको आंसर पता चल गया कि यहाँ से कितना y है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1000 माइनस y आंसर होगा। यहाँ से ये y आ गया तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी आपकी, ये y आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1000 माइनस y। ठीक है, निकाल लो अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ रहा है, इसको लिख के आप लोग फास्ट। हो गया, देखो कितना होगा ये। अब देखो फास्ट कैसे करते हैं, 11 स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 121, ठीक है ना, 121 5 is 6, 121 5 is 625, 605 ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ से 605 या 615 माइनस कर दो 1000 में से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 685, 400 के बीच में आंसर होगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपको पता चल गया 380 और 400 के बीच में आंसर होगा। सिंपल, समझ में आया। 11 स्क्वायर इज 121, अप्रोक्सीमेटली 121 5 कितना हो जाएगा 605 होगा, आई थिंक, हाँ 605 ही होगा ना। 121 5, दिस इज 10, 5 605 हो रहा है ना अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका आ रहा होगा। तो 1000 में से 395 कहीं पे होगा, 1000 में से 605 माइनस करोगे तो 395। सो एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो 380 या 400 के बीच में होगा आपका आंसर, तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सो कहाँ मिलेंगे, खास करके क्वेश्चन पूछते हैं वेयर दे विल मीट, तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एक बार पता चल गया, देन यू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन के वेयर दे विल मीट। सो होपफुली आपको 1D रिलेटिव मोशन भी समझ में आएगा। 2D देखो, मोशन अंडर द ग्रेविटी में 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन है, और रिलेटिव वेलोसिटी के 2D में वो रिवर बोट प्रॉब्लम और एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम वो सब है। ठीक है, सो बस अब अपन उसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोट डाउन दिस।